हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग एमटीएस इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये पेपर है 2022 का, भर्ती 2022 की है। पेपर हुआ था 2023 में। कब हुआ था? मई से जून के बीच में, मतलब 2 मई से स्टार्ट हुआ था और 20 जून तक ये पेपर हुआ था। बीच बीच में गैप भी था ढेर सारा। तो अभी हम लोग मई वाला कर रहे हैं। मई में 2 मई, 3 मई, 4 मई और 8 मई का पेपर कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं 9 मई का पेपर। ठीक है, तो 9 मई का पहला शिफ्ट वाला पेपर है ये, 9 से 10:30 बजे वाला। और आज सेट नंबर 13 है। 12 सेट इसके पहले मैं बता चुका, हम लोग कर चुके हैं 2, 3, 4 मई और 8 मई। तो 4 दिन का 3-3 सेट, 12 सेट हो चुका है। आज 13वां सेट करने चल रहे हैं। पीडीएफ आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है और जो गड़बड़ हुआ है वो क्यों हुआ है, उसका सही आंसर क्या होगा और किस एंगल से उसको हमें सोचना चाहिए। इसके पहले इस पे 2021 वाले एमटीएस के 48 सेट और सीजीएल के और सीएचएसएल का भी प्रीवियस पेपर का डिस्कशन कराया जा चुका है। तो जो लोग अभी सीएचएसएल खैर चल ही रहा है, जिन लोगों ने देखा है, जिन लोगों को सीएचएसएल के प्रीवियस पेपर भी देखने हैं वो देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन। और आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहे हैं इसमें? देखो, एक ही वर्ड दिया है और एक एक वर्ड के ऑप्शन है, मतलब एक साइनोनिम एंटोनिम में से कुछ हो सकता है। तो स्टेटमेंट छोटा सा है, पढ़ लो। जब 4-5 लाइन का होता है तब कोशिश किया करो अवॉइड करें। तो ये तो दिख ही रहा है ऐसे ही साफ साफ कि एंटोनिम पूछा है। मैड, मैड का मतलब क्या होता है जी? मैड का मतलब होता है पागल, या आप उसको कह सकते हो इनसेन। इनसेन का मतलब जो अपने कंसेंस में नहीं रहता है, इनसेन होता है। तो एक तरह से ये दिमागी रूप से अस्वस्थता होती है, मेंटल इलनेस कहते हैं ना इसको, मैड होने को। अब इसका एंटोनिम ढूंढना है। एंटोनिम का मतलब क्या हुआ? जो पूरी तरह से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, उसको कहेंगे। डेंस का मतलब क्या हुआ? बहुत घना। ठीक है, ये घनत्व तो ज़्यादा हो जाए, एक फिजिक्स का वर्ड है, डेंसिटी से बना, इसी से डेंसिटी बनती है। तो ये इसका कोई लेना देना नहीं है डेंस का। डिस्टेम्पर, तो डिस्टेम्पर के देखो कई मतलब होता है। एक तो दीवार वगैरह पे जो रंग करते हैं वो वाला होता है डिस्टेम्पर। अच्छा, वो यहाँ पर है नहीं। एक डिस्टेम्पर का मतलब होता है ना उदासी, मतलब आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा खिन्न है, उदासी, बहुत ज़्यादा ग्लूमी है, ये हो जाता है। एक होता है जैसे एगोनी, मानसिक पीड़ा। अगर आपको मानसिक रूप से बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट हो रही है, बहुत तकलीफ है मानसिक रूप से, तो वो हो जाता है डिस्टेम्पर। तो करीब करीब ये भी नेगेटिव है, बीमारी से ही रिलेटेड ये भी है ना, पूरी की पूरी तरह से ये भी बीमारी हो गई, तो ये साइनोनिम में आ जाएगा। मैडनेस भी एक बीमारी है, डिस्टेम्पर भी एक बीमारी हो गई। साउंड का मतलब क्या होता है? गुड। ठीक है, साउंड क्या होगा? गुड हो जाता है। मतलब एक साउंड आवाज़ के लिए लगता है, एक साउंड गुड के लिए आता है। साउंड हेल्थ भी आता है, ठीक है ना। जब आता है साउंड हेल्थ का मतलब बहुत अच्छा स्वास्थ्य किसी का होता है। साउंड नॉलेज का मतलब किसी चीज़ का बहुत अच्छा नॉलेज होता है उनको, साउंड गुड सेंस में आ जाएगा। इंडिस्पोजिशन, इंडिस्पोजिशन ये भी बीमारी ही होती है, डिजीज के सेंस में आता है। तो देखो, एक डिस्टेम्पर बीमारी हो गई और एक इंडिस्पोजिशन बीमारी हो गई। एक डिजीज माने बीमारी होती है, एलिमेंट माने बीमारी होती है, मैलेडी माने बीमारी होती है। तो ढेर सारे वर्ड बीमारी के लिए लगते हैं। तो ये भी हो नहीं पाएगा, ना तो इंडिस्पोजिशन होगा ना तो डिस्टेम्पर होगा। ठीक है, डेंस का कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो गया, अच्छे स्वास्थ्य के लिए साउंड वर्ड यूज़ किया जाता है। मैड मतलब क्या? वो पागल, और साउंड मतलब बढ़िया, अच्छा खासा मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, जो उसको साउंड कहा जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ अपने दूसरे वाले क्वेश्चन में। दूसरे वाले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की साइज़ तो बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ देख रहा हूँ दूसरे नंबर नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब कि ये ब्रैकेटेड पार्ट है, इसी ब्रैकेटेड पार्ट में कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होगी। ठीक है, तो चलो पढ़ के देखते हैं। लिखा है कि ही सजेस्टेड, यहाँ तो कोई गड़बड़ी नहीं। अच्छा, वहाँ में देखनी भी नहीं है गड़बड़ी हमें कहाँ देखिए? जितना ब्रैकेट में है। ही सजेस्टेड, क्या सजेस्टेड? कि देयर वाज कोल्यूजन्स। अब देखो, देयर वाज कोल्यूजन्स, ये वाज लिखा है, ये कोल्यूजन्स लिखा है। गड़बड़ यहाँ है। अगर कोल्यूजन्स करना होगा तो इसको ओवर करना पड़ेगा, अगर वाज रखना होगा तो कोल्यूजन्स का ऐसा हटाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तालमेल देख लेना, वाज कोल्यूजन या वर कोल्यूजन्स ऐसे हो सकता है। थ्रू ऑब्जेक्टर्स, जो ऑब्जेक्टर्स हैं उनके, अच्छा थ्रू नहीं होगा, ऑब्जेक्टर्स के जरिए कोल्यूजन नहीं होगा, और ऑब्जेक्टर्स के बीच में कोल्यूजन होता है, साठ गांठ होती है ना, तो बिटवीन होगा।
बिटवीन या अमंग। अगर ऑब्जेक्टर्स दो से ज़्यादा है तो अमंग ऑब्जेक्टर्स होगा, और दो हैं तो बिटवीन कोलिजर्स होगा। तो लिखा इन्होंने कुछ है नहीं, ना दो लिखा है ना चार लिखा है, तो ये थ्रू की जगह पर बिटवीन या अमंग में से एक ऑप्शन देखना पड़ेगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट और एग्रीमेंट मैच करानी होगी ड्यू टू सिमिलैरिटीज इन सम लेटर सेंड टू द काउंसिल। ठीक है, हमको क्या ढूंढना है, ये मिल गया है। देखो यहाँ पे ये देयर ही गलत हो गया, देयर गलत हो गया, वाज कोल्यूजन तो सही है लेकिन बाय द ऑब्जेक्टर्स है, ये गड़बड़ हो गया। अब यहाँ देखो देयर वाज कोल्यूजन, वाज लगा, कोल्यूजन लगा और ये बिटवीन लगा, तो हमको ये फिलहाल अच्छा खासा ठीक ठाक लग रहा है। नीचे देख लो देयर वाज कोल्यूजन्स, देखो यहाँ कोल्यूजन्स लिखा हुआ है, यहाँ वाज लिखा हुआ, तो ये गड़बड़ी हो गई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, और फ्रॉम भी नहीं लगेगा। बिटवीन या अमंग में से कोई चाहिए था, ये बिटवीन लगा हुआ है, हालांकि ज़्यादा सुटेबल होता अमंग लगा होता तो, लेकिन अब बिटवीन से भी काम चलेगा भाई, और क्या। और क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाज के साथ कोल्यूजन केवल यही दिया हुआ, तो थर्ड वाला आप ऑप्शन लगा लीजिए। अब आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3 में क्या कर रहे हैं, एक ही वर्ड दिया हुआ है, एक वर्ड देने का मतलब साइनोनिम या एंटोनिम। तो यहाँ क्या लिखा है, मीन्स द सेम, कौन है जिसकी जो इसी की सेम मीनिंग का है। तो वैलेट का मतलब होता है सर्वेंट, क्या होगा, सेवक होता है, नौकर, सर्वेंट हो गया। ठीक है, कैरियर का मतलब क्या हुआ, तो वो ढोने वाला हो गया, ये तो होगा ही नहीं। और बचा आपका कैराउजल। ठीक, कैराउजल का मतलब होता है झूला, देखे होगे मेले वेले में गए होगे तो झूला देखा होगा, वो झूला होता है जो गोल गोल नहीं झुमकता, वही है। किंगपिन का मतलब होता है सरगना, सरगना ये वर्ड सुना होगा। सरगना का मतलब होता है जैसे जो चोर डाकू लोग होते हैं उनका जो हेड होता है उसको कहते हैं, लीडर को कहते हैं, हेड हो गया। और बटलर, बटलर देखो पहले ज़माने में घरों में रसोइये हुआ करते थे, तो बटलर क्या होता है, रसोइया। रसोइया क्या होता था, घर के परिवार के जैसे जो लोग अमीर लोग होते थे उनके परिवार के लोगों के लिए खाना बनाया करता था। तो रसोइया जो होता है इसको आप सेवक कह सकते हो, मतलब एक खाना बनाने वाला है लेकिन है एक प्रकार का घर का सेवक ही। तो वैलेट के लिए सबसे सुटेबल ऑप्शन जो होगा सिमिलर में वो आएगा बटलर। ठीक है, और कैरियर, कैराउजल और किंगपिन नहीं हुआ इसमें से, मतलब इन दोनों का तो कोई दूर दूर तक रिलेशन ही, ना तो एंटोनिम है ना तो साइनोनिम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो खाली जगह भरने को दी हुई है, तो पढ़ के देख लो क्या है। आफ्टर सफरिंग सो मेनी लॉसेस, मतलब बहुत सारे नुकसान झेले, उसके बाद द कंपनी इज अबाउट टू गो, तो कंपनी डैश होने वाली है, मतलब इतने सारे नुकसान झेलने के बाद कंपनी डैश होने वाली है, तो कंपनी क्या होगी। आर ई का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, आर ई का मतलब क्या हो गया, टेढ़ा मेढ़ा, तो कंपनी टेढ़ी मेढ़ी तो होगी नहीं। ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। साइलेंट, कंपनी चुप हो जाएगी, कोई मतलब नहीं आया। साइनिकल, साइनिकल का मतलब होता है दूसरे में दोष देखने वाला, जो दूसरों में कमियां निकाला करता है। कुछ लोग होते हैं ना, अपना नहीं देखेंगे, दूसरे के फटे में उंगली किए रहेंगे हमेशा, तो उनको दूसरों में बहुत सारी कमियां नज़र आती हैं। तो ये साइनिकल कोई मतलब ही नहीं है कंपनी के सेंस में। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है, दिवालिया हो जाना, मतलब कि बैंकरप्ट किसको कहते हैं, जो अपने द्वारा लिए गए कर्जे को पे नहीं कर पाता। अ पर्सन या अ कंपनी हु या व्हिच कैन नॉट पे इट्स डेप्ट्स, जो अपने कर्ज को लौटा नहीं पाता वो बैंकरप्ट होता है। अच्छा, कोई कंपनी होती है तो बैंकरप्ट होती है, कोई आदमी होता है तो इंसॉल्वेंट हो जाता है, सीधा सीधा अंतर ये होता है। हालांकि यूज करते हैं दोनों, बैंकरप्ट इंसॉल्वेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोनों में। तो बैंकरप्ट में दिवालिया हो जाना, तो बहुत सारे नुकसान झेलने के बाद कंपनी क्या होने वाली है। तो ऊपर वाले तीनों से तो कोई लेना देना ही नहीं है, कंपनी टेढ़ी मेढ़ी होने वाली है, कंपनी साइलेंट होने वाली है, कंपनी साइनिकल होने वाली है, कोई मतलब ही नहीं है, कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, यही एक सुटेबल लग रहा है। इसमें सुटेबल लग क्या रहा है, वही है ही है, उसके अलावा और कोई होगा भी नहीं। अब आगे आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन में, 5वें वाले क्वेश्चन में। तो देखते हैं 5वें वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। तो करेक्टली स्पेल्ड का मतलब देखें, इसमें से एक ही वर्ड होगा जिसकी स्पेलिंग करेक्ट होगी, बाकी सब गलत ही होंगे। तो देखो स्प्लाटर है, तो स्प्लाटर की स्पेलिंग तो गलत दी हुई है, तो ये आंसर हो नहीं सकता है। देखो स्प्लाटर में क्या होता है, SPLATTER। स्प्लाटर क्या होता है, छींटा। छींटा समझ रहे हो, जैसे कहीं पानी वानी पड़ा हो उसमें से कार निकल जाए या किसी का पैर पड़ जाए तो जो छींटे पड़ते हैं उसको कहते हैं स्प्लाटर। ठीक है, आर्गूमेंट की स्पेलिंग एकदम से सही है, तो यही आपका आंसर होगा आर्गूमेंट। असैसिनेशन, देखो असैसिनेशन में होता है दो गधे हैं, एक ASS ये हो गया, फिर एक ASS और होगा, मतलब ASS और यहाँ पे क्या हुआ, A सिंगल S लगा दिया, यही गलत हो गई। फिर होगा I
और उसके बाद नेशन। तो ये इतना है स्पेलिंग, याद करने का तरीका यही होगा, एक गधा, दूसरा गधा, फिर आई और उसके बाद नेशन लगाओ। असैसिनेशन क्या होता है? जब किसी वीआईपी फिगर की हत्या कर दी जाती है तो उसको असैसिनेशन कहा जाता है। ठीक है। कैलेंडर, कैलेंडर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, CALEN होगा, LEN होगा, ये ध्यान रखना। और डी के बाद ER नहीं AR होता है कैलेंडर। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये आंसर नहीं हो सकते हैं। यही आर्गूमेंट की केवल स्पेलिंग सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो आपका आंसर कौन सा हुआ? दूसरा वाला आर्गूमेंट का हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं? देखो यहाँ देख रहे हैं तो नो एरर लिखा हुआ है। आ जाओ सीधे पढ़ के देखते हैं। तो शेप्स दैट आर इम्पॉसिबल टू मेक, शेप्स दैट आर इम्पॉसिबल टू मेक, तो टू मेक तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो टू मेक लगा हुआ है इसके सब्जेक्ट के रूप में अगर देखें तो शेप्स है। ठीक है ना, देखो शेप ये बनाना है ना, दैट आर इम्पॉसिबल। अब ये एक वर्ब तो ये हो गई दैट आर अब लेकिन दैट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और इसकी एक वर्ब कौन सी हो गई? कैन बी प्रिंटेड, तो उसको प्रिंट किया जा सकता है। तो अब देखो शेप के लिए, इसी शेप के लिए ये लगा है प्रिंटेड, तो ये पैसिव वॉइस है ना, शेप खुद तो प्रिंट करेगा नहीं, शेप है तो वो प्रिंट किया जाएगा, तो ये पैसिव में है। ठीक है, इसके लिए इन्फिनिटिव लगी है टू मेक, तो भले ही ये इन्फिनिटिव है लेकिन इसको भी, इसके भी सब्जेक्ट के रूप में तो यही आएगी इन्फिनिटिव के। हालांकि इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट होती है, इसका सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन ये देखना होता है कि ये इन्फिनिटिव किसके लिए लगी है? ये इन्फिनिटिव लगी है शेप के लिए, और शेप से इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो इसका मतलब ये जो इन्फिनिटिव है, इस इन्फिनिटिव की पैसिव होनी चाहिए, और पैसिव इन्फिनिटिव क्या होती है? टू, बी और थर्ड फॉर्म। तो अगर यहाँ लिख दिया शेप दैट आर इम्पॉसिबल टू मेक, नहीं टू बी मेड, तो क्या हो जाएगा? शेप्स दैट आर इम्पॉसिबल टू बी मेड, जिसको मशीन से नहीं बनाया जा सकता, ऑफ मशीनिंग नहीं होगा, बाय मशीन होगा। तो शेप्स दैट आर इम्पॉसिबल टू बी मेड बाय मशीन्स, उनको क्या किया जाता है? कैन बी प्रिंटेड, उनको प्रिंट कर लिया जाता है। समझ गए? तो गड़बड़ी कहाँ मिली है हमको? तो टू मेक ऑफ मशीनिंग, ये वाला पोर्शन गलत है, तो चौथा वाला आपका आंसर हो गया। आगे आ जाओ 7 नंबर पे। 7 नंबर पे क्या कह रहे हैं? देखो फिट एज फिडल, फिट एज फिडल, तो ये क्या होगा? इडियम है। फिट एज फिडल का मतलब होता है कोई आदमी एकदम स्वस्थ, मतलब पूरी तरह से फिजिकली हेल्दी जो होता है उसको कहते हैं फिट एज फिडल। तो ये हो गया इन अ वेरी गुड फिजिकल कंडीशन, ये वाला होगा फिट एज फिडल। ठीक है, तो आगे आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। 8 में देखें क्या है। 8 में देखो यहाँ लिखा पहला ही ऑप्शन नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, किसका? ये ब्रैकेटेड पार्ट है, देखो ये ब्रैकेटेड पार्ट है, तो पढ़ के देखो। द गवर्नमेंट अपीयर्स, सरकार, देखने में क्या लग रहा है? देखने में डायरेक्ट सरकार क्या है? टू बी एट वार, मतलब सरकार एक मतलब युद्ध की स्थिति में है विद इट्स ओन पीपल, अपने ही लोगों के साथ। तो ये जो इट्स लगा है वो कौन है? मैं एक बार इसके पहले भी बता चुका हूँ, एक ये वाला इट्स और एक ये वाला इट्स होता है। ठीक है, तो जो कामा लगा होता है वो इट्स क्या होता है? इट इज होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये वाले का सेंस नहीं आ रहा, ये गलत होगा। और ये वाला इट्स जो होता है वो पजेसिव के सेंस में होता है, तो यहाँ पजेसिव का सेंस हमको चाहिए ना, इट इज की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो सकता है? देखो यहाँ भी यही वाला इट्स लगा, और ये चौथे वाले में भी यही वाला इट्स लगा है, यही बी वाला है जिसमें ये इट्स ठीक लगा हुआ है, तो आपका आंसर कौन होगा? दूसरा वाला हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 9 में। देखें 9 में क्या कह रहे हैं भाई। तो आपका जो 9 वाला क्वेश्चन है उसमें देखो एक कितना बड़ा सेंटेंस दिया हुआ है, इसके बदले एक एक वर्ड लगे हुए हैं, और कोई भी वर्ड इसमें से अंडरलाइन वगैरह नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। एक लाइन ये दी हुई है, इसके बदले में एक वर्ड यूज करो। तो एक वर्ड यूज करो, क्या होगा? द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग थिंग्स, मतलब कोई ऐसा कार्य जिसमें आप चीज़ों को नुकसान कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं किसी चीज़ को, तोड़ फोड़ कह सकते हो ना। इस एक्ट को क्या कहोगे आप? इस एक्ट को आप कहोगे तोड़ फोड़। तो तोड़ फोड़ के लिए कोई वर्ड ढूंढो। रिवेंज मतलब बदला लेना होगा, वेंजियंस मतलब बदला लेना होता है, सैबोटेज मतलब तोड़ फोड़ होता है। ठीक है, ये आंसर मिल गया। अवेंज मतलब बदला लेना होता है। देखो 3 तो बदला लेने के लिए हो गए, 1
टू फोर, ये क्या हो गया, बदला लेने के लिए, ठीक है, बदलापुर है ये और एक सैबोटेज है वो तोड़ फोड़ है, ठीक है ना। तो तीसरा वाला आंसर हो गया जो स्टेटमेंट दिया था उसके अकॉर्डिंग। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10वां वाला है। 10वां वाला में देखो एक वर्ड ये देखो, ये अंडरलाइन क्या हुआ, सिर्फ एक ही वर्ड है, ब्रैकेटेड पार्ट में है। करना क्या है इसमें, तो देखो वहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट या इस तरह का कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो यहाँ देखना होगा उसकी क्या बतानी है, तो अपोजिट मीनिंग बतानी है। तब ऐसा होता है तो साइनोनिम या एंटोनिम होता है, अपोजिट मीनिंग बतानी है। तो लिखा है आई वॉज डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मतलब क्या हुआ, दुखी, निराश, उदास, ठीक है, हताश ऐसे होगा। तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी, ये देखकर मैं निराश था, क्या देखकर कि द लैक ऑफ कवरेज अफोर्डेड टू दिस इवेंट, ये जो इवेंट है इसमें जो कवरेज है उसकी कमी है, तो ये देख करके क्या हो गया, निराश, दुखी हुआ था। तो अपोजिट वर्ड बताओ, दुखी होने का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा। ह्यूमिलिएटेड मतलब अपमानित होना, इंसल्टेड, ह्यूमिलिएटेड मतलब इंसल्टेड, ये होगा नहीं। और डिज्जी का मतलब चक्कर आना, ये भी नहीं होगा। एनकरेज्ड का मतलब खुशी हुई थी मुझे। तो अब देखो डिसअपॉइंटेड मतलब ये देखकर दुख हुआ था, और एनकरेज मतलब ये देखकर खुशी हुई थी, तो यही एक हो गया। एनकरेज मतलब प्रोत्साहित हुआ था, खुशी होने का मतलब यहाँ सेंस क्या है, प्रोत्साहित हुआ था, कोई चीज़ देखी और एनकरेज हुआ, प्रोत्साहित हुआ, मतलब क्या हुआ, प्रोत्साहित तो तभी होंगे जब खुशी होगी, ठीक है। तो दुखी होने का, निराश होने का अपोजिट यहाँ पे फिलहाल यही है, एनकरेज ही है। और ग्लूमी क्या हो जाता है, वो सिमिलर में आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो आगे बढ़ जाओ, आते हैं अपने, इसमें आंसर कौन सा हुआ, 3 वाला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहे हैं, ये इतना एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट क्या है, पूरा सेंटेंस नहीं है, एक फ्रेज है। उस फ्रेज के लिए क्या करना है, एक एक वर्ड यहाँ पे दे दिया हुआ है, तो बताओ कि इसमें से कौन सा इसके बदले में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन होगा, ठीक है। लिखा है कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे लिखा है। तो अब जरा स्टेटमेंट पढ़ लो ना, इतनी बातें तो हो गई। अ वुमन विद ब्राउन हेयर, मतलब ऐसी औरत जिसके क्या होते हैं, ब्राउन हेयर। ब्राउन हेयर का मतलब क्या हुआ, करीब काले, लगभग काले, एकदम काले नहीं तो करीब काले जैसे होंगे, वो ब्राउन हेयर वाले हो जाते हैं। तो देखो 2 तरह की, मतलब यूरोपियन वर्ल्ड में या वेस्टर्न वर्ल्ड में 2 तरह के बाल होते हैं महिलाओं के। उसमें एक होते हैं ब्लॉन्डी, एक कहा जाता है ब्रूनेट। तो ब्रूनेट क्या होते हैं, जिनके ब्राउन हेयर होते हैं, क्या होते हैं, ब्राउन हेयर वाले। और ब्लॉन्डी कहते हैं जिनके गोल्डन हेयर होते हैं, कैसे, गोल्डन हेयर होते हैं। तो फिल्मों में देखा होगा ना, कुछ हीरोइनें हैं हॉलीवुड की जिनके बाल कैसे होते हैं, गोल्डन का मतलब क्या होता है, सुनहरे टाइप के बाल होते हैं। और कुछ हीरोइंस होती हैं जिनके क्या होते हैं, ब्राउन, मतलब काले या थोड़ा हल्के काले भूरे कलर के बाल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा इन्होंने, ब्राउन हेयर पूछा है, तो क्या होगी, ब्रूनेट होगी, ठीक है। ब्लॉन्डी होती तो गोल्डन हेयर वाली होती, ठीक है। तो ये होगा नहीं। फिलहाल ब्लंट मतलब क्या होता है, जिसमें धार नहीं होती है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। तो देखो 12 में क्या कह रहे हैं, खाली जगह भरने को कह रहे हैं। लिखा है द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, इंसान के एवोल्यूशन की जो कहानी है, डैश अ मूविंग टारगेट इन रिसेंट ईयर्स, रिसेंट ईयर्स लगा दिया ना। रिसेंट ईयर्स मतलब क्या हुआ, हाल ही के वर्षों में। जैसे रिसेंट लग जाता है तो वो कोशिश होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट में रहे, ठीक है। फिलहाल और भी चीज़ें देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है। अब ऑप्शन जो हैं उनके ग्रामर और सूटेबिलिटी दोनों देखी जाएगी। तो पहले में देखो डिड के साथ है, भाई देखो डिड के साथ हैज़ नहीं लगा सकते, डिड के साथ होता तो हैव लगता, क्योंकि डू डज डिड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ना, बेस फॉर्म। तो डिड के साथ हैज़ नहीं लग पाएगा, तो ये तो ऑप्शन ही है, नहीं हो सकता। हैज़ बीन अपने में फिट है, सही है, ठीक है। और स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, द स्टोरी ऑफ लिखा है, तो द स्टोरी क्या है, सिंगुलर होगी ना, तो यहाँ पे हमें सिंगुलर ही वर्ब भी चाहिए। तो हैज़ सुटेबल है, यहाँ क्या लिखा, हैव बीन, तो द स्टोरी सिंगुलर चाहिए ना हमको, तो सिंगुलर में हैव बीन भी ग्रामेटिकली फिट है, लेकिन हैव लगा दिया तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैव नहीं लगा सकते, तो ये नहीं लग पाएगा। और हैड के साथ बीइंग होता नहीं है, हैड के साथ क्या होता, बीन होता, बीइंग लगता ही नहीं, तो ये तो गलत हो गई। तो देखो पहला, तीसरा और चौथा ग्रामेटिकली गलत हैं। ग्रामेटिकली केवल यही दूसरा वाला है जो सही है, तो फिर लगाओ इसी को, और क्या करना है ना,
ये लग गया यहाँ पे हैज़ बीन। आगे आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो 12 तक हो चुका है, 13 पे आ जाओ। देखिए इसको पढ़ के देखते हैं कि माई ग्रैंड मदर टॉट मी हाउ टू स्यू माई ओन क्लास। मेरी दादी ने मुझे सिखाया कि अपने कपड़े खुद कैसे सिले जाते हैं। तो टॉट मी क्या है, यही अंडरलाइन किया हुआ है ना, तो इसी में जो इम्प्रूवमेंट वगैरह करना है करो। तो टॉट मी, टॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, उन्होंने मुझे सिखाया था, ठीक है। ग्रामर तो ठीक है, इसमें कोई ज़रूरत तो है नहीं ग्रामर ठीक करने की। अगर ये टॉट के साथ माई सेल्फ लगाओगे तो माई सेल्फ लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, टॉट माई सेल्फ नहीं, टॉट मी होगा। अभी ऑब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट दादी हैं और ऑब्जेक्ट मैं हूँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक होते हैं तब रिफ्लेक्सिव लगता है। अभी तो मी ठीक है, वो मी में कोई दिक्कत नहीं है। और केवल टॉट लगा दोगे, मी हटा दोगे तो किसको बताया उन्होंने, तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत तो है ही, ये भी नहीं लगेगा। नो इम्प्रूवमेंट तो हो सकता है। और टीच माइन, अब ये देखो माइन यहाँ क्यों लगाओगे भाई, पजेसिव प्रोनाउन की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पजेसिव लगाना कोई मतलब नहीं है। और ये सबसे जितने ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें सबसे अच्छा तो नो इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, क्योंकि जितने ऑप्शन हैं उनमें ग्रामेटिकल गलती है, ठीक है। इसलिए जो सेंटेंस है वही रहने दो, वो बहुत बेस्ट बढ़िया साउंड कर रहा है, ठीक। तो साउंड क्या कर रहा है, ग्रामेटिकली ठीक भी है वो। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। तो 14 क्या कह रहा है, ये देखो खुद ही बता रहा है क्या करना है। देखो, आई एम सॉरी, मुझे इस बात का दुख है कि आई वॉज अनेबल टू सी डैश मोर ऑफ यू ओवर द समर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखी है, मोर। मोर मतलब कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के पहले जो एडवर्ब यूज होता है वो क्या हो सकता है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले आप मच लगा सकते हो या फार लगा सकते हो, फार मोर, मच मोर ये हो सकता है, या लिटिल लगा सकते हो, लिटिल है, आ लिटिल है, और अलॉट लगा सकते हो, और क्या लगा सकते हो, अबिट लगा सकते हो, ये सब लगता है, अबिट मोर ये हो सकता है। देखें क्या मिलता है, देखो एक मोर यहाँ पर है, ज़रा मैं इसको क्लियर करके दिखाता हूँ आप लोगों को। एक मोर यहाँ पर है तो इसके पहले मोर तो हो ही नहीं सकता किसी कीमत पर। अब अगर हम पहला लगाते तो मेनी मोर, ये क्या हो गया अच्छा, मच मोर, अभी मैंने बोला था मच तो लग ही सकता है, मेनी नहीं लगेगा, मेनी नंबर के लिए आता है, वो केवल एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब नहीं हो सकता है, और मोर हो नहीं सकता है, तो फिर केवल दूसरा वाला ऑप्शन बचा आपके पास। आगे आ जाओ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आपके। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो एक ही वर्ड यहाँ है और एक एक वर्ड के ऑप्शन है, मतलब साइनोनिम एंटोनिम का मैटर होगा, तो ये होगा साइनोनिम। साइनोनिम तो पहले आ जाओ, पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब क्या होता है, हेवन। हेवन का मतलब क्या होता है, स्वर्ग। स्वर्ग का मतलब क्या होता है, जन्नत, मतलब यही सब, ठीक है जब तक, हाँ। तो स्वर्ग का, अब देखो यहाँ पे ढूंढो साइनोनिम, तो हेवन मिले ये ज़रूरी नहीं है भैया। मैं देखो बार बार ये कहता हूँ कि आप डिक्शनरी में जो साइनोनिम रट के आओगे, या जो मार्केट में साइनोनिम एंटोनिम की किताबें होंगी उनको आप जो रट के आओगे वो यहाँ मिल जाए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको यहाँ पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा और देखना होगा कि जो अवेलेबल वर्ड्स हैं उनमें कौन सूटेबल होगा, उसमें से क्या लगाया जा सकता है। दिस इज एन आर्ट, ये एक आर्ट है, ये नॉलेज नहीं है, ठीक है। हाँ, नॉलेज का रोल है कि जो वर्ड्स दिए हैं उनकी मीनिंग आपको आती होगी, तभी ये आर्ट काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो पैराडाइज मतलब स्वर्ग हो गया, स्वर्ग का मतलब होता है सुख, ठीक है, सुख और आनंद। घोस्ट माने भूत होगा, कोई मतलब ही नहीं है। ट्राइवियल का मतलब क्या, बहुत मामूली, लेस इम्पोर्टेंट, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। डिस्प्ले मतलब क्या होता है, शो ऑफ करना, प्रदर्शन करना। तीनों वर्ड्स का उससे कोई मतलब ही नहीं है, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। और ब्लिस का मतलब क्या होता है, ब्लिस का मतलब होता है सुख, ठीक है। अब देखो स्वर्ग एक जगह है, पैराडाइज क्या है, एक जगह है। तो और पैराडाइज में है क्या, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है। और ब्लिस का मतलब होता है केवल सुख, जबकि ये क्या है, ये प्लेस है पैराडाइज, और ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन पैराडाइज से सिमिलर, उससे मिलता जुलता अर्थ वाला कौन सा वर्ड इस ब्लिस के अलावा और कोई है ही नहीं। उन तीनों का दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं है। तो फिर चौथे वाले ऑप्शन पे आओगे। और अगर आप किताब में पैराडाइज का साइनोनिम रटे होंगे तो कहीं ब्लिस लिखा नहीं होगा, वहाँ वही होगा, पैराडाइज का हेवन लिखा होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते समय, साइनोनिम एंटोनिम का क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप अपनी अकल का, आप अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करिए, जो नॉलेज है वो, और प्रेजेंट टाइम का इंटेलिजेंस।
आपने जो बुक में पैराडाइज का साइनोनिम रटा होगा वो यहाँ नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। छोड़ के नहीं आना है, बुद्धि लगानी है कि आखिर यहाँ हो क्या सकता है। ठीक, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो 16 में क्या करना है जी, 16 में करना है आपको, देखो यहाँ देख रहा हूँ लिखा है नो एरर और यहाँ लगा है स्लैश, तो इसका मतलब अब समझ गए कहानी में हमें करना क्या है। आर पैसेज अक्रॉस द अरेबियन सी, अरेबियन सी के इस पार से उस पार तक जो हमारी यात्रा थी, वाज मच स्मूथ, वह बहुत स्मूथ थी, एज इतनी स्मूथ थी कि द मोस्ट टिमिड ऑफ नेविगेटर्स को डिज़ायर, मतलब सबसे डरपोक से डरपोक नेविगेटर जितनी स्मूथ जर्नी की इच्छा करता उतनी स्मूथ थी। तो फिर इसमें गलती क्या है, कंपैरिजन किया जा रहा है कि उतनी स्मूथ जितना एक टिमिड नेविगेटर इच्छा करता, तो उतनी स्मूथ में अब ये कंपैरिजन कर रहे हो तो क्या करोगे, एज के साथ आपको पॉजिटिव डिग्री और फिर क्या लगाना पड़ेगा, फिर आपको एज लगाना पड़ेगा। तो ये स्मूथ के बाद जो एज लगा है, एक एज पहले लगाना पड़ेगा, वाज एज स्मूथ एज द मोस्ट टिमिड ऑफ नेविगेटर्स को डिज़ायर। तो केवल स्मूथ एज नहीं, स्मूथ के पहले भी एक एज लगाना पड़ेगा। तो ये है कहाँ पर, ये लिखा है वाज स्मूथ एज, तो ये वाला आपका आंसर, इसी में गलती हो गई तो आंसर 2 वाला होगा। आई थिंक समझ तो गए होंगे। आगे आ जाओ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर आपके। तो 17 में क्या है, 17 में देखो चारों सेंटेंस एक ही हैं, इसका मतलब हुआ कि इसमें देखना है कि कौन सा सेंटेंस है जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं होगी। तो हाउ इज़ योर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, हाउ इज़ योर में सब में सही है। ये करंट गड़बड़ हो गया, करंट में CURRENT होता है और दूसरा वर्किंग में DN नहीं होता, तो ये इनकी तो कहानी यहीं ख़त्म हो गई। इसमें देखो हाउ इज योर करंट सही है, ब्रांड सही है, स्ट्रेटजी सही है, वर्किंग सही है, तो दूसरा वाले में हमको कोई मिस्टेक नहीं नज़र आ रही है। क्रॉस चेक कर लो तीसरे में, तीसरे में देखो ब्रांड जो होता है BRAND होता है, RR नहीं होता, तो इनका भी गया काम। अब यहाँ आ जाओ स्ट्रेटजी, तो स्ट्रेटजी में STRA होता है, STRE नहीं होता है, तो ये चौथा भी गया। अब आपके पास दूसरे के अलावा कोई ऑप्शन रह ही नहीं गया है, क्योंकि तीनों में कोई ना कोई मिस्टेक मिली। बढ़ो आगे, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, देखो फिर एक ब्रैकेटेड सेगमेंट दिख रहा होगा, आज अंडरलाइन नहीं मिला, सब ब्रैकेटेड मिला है, कोई बात नहीं। चलो, तो इसका करना क्या होगा हम लोगों को, देखो इडियम लगाने हैं हम लोगों को ना, इसके लिए हमें इडियम यूज करना है। तो देखें इसके लिए सुटेबल इडियम कौन सा लग पाता है, टोटली यूजलेस, दैट न्यू बजट बिल वाज टोटली यूजलेस बिफोर इट हिट द सीनेट। ठीक है, तो टोटली यूजलेस के लिए कौन सा इडियम यूज करते, देखो पहले क्या होता था ना, इडियम देते थे उसका मतलब पूछा करते थे, अब क्या करते हैं, मतलब दे के इडियम पूछा करते हैं। तो ये 4 इडियम दिए हैं, देखो बताओ। कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है, आप डर गए हो। पैर ठंडे होने का मतलब, पैर सुन्न पड़ने का मतलब आप कहीं आप नर्वस हो गए हो, कहीं आप डर रहे हो, ये हो गया। ठीक है, ये नर्वस हो गया, तो ये यूजलेस तो होगा नहीं। फ्यूल टू फायर, फ्यूल टू फायर मतलब आग में घी डालना, तो ये भी नहीं होगा, उकसाना या भड़काना, आग में घी डालना नहीं होगा। अ डेड डक, अ डेड डक मतलब किसी काम की चीज़ नहीं होती है, तो जो डेड डक होती है वही टोटली यूजलेस होती है। आपका आंसर ये वाला होगा। क्राई उल्फ का मतलब होता है फॉल्स नोटिफिकेशन देना या फॉल्स इंडिकेशन, फॉल्स वार्निंग देना, मतलब गलत चेतावनी लोगों को देखना। जैसे वो चरवाहा नहीं कहता था भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, गांव के लोग दौड़ते थे तो वो हंसता था। एक दिन सही में भेड़िया आया और वो खूब चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, कोई दौड़ के गया ही नहीं। तो ये होता है क्राई वुल्फ। ठीक है, तो फिलहाल आपका आंसर 3 वाला होगा, कहानियाँ तो चलती रहेंगी। अब आ जाओ 19 नंबर में। तो आपके 19 में देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये देखो फेलर का क्वेश्चन है। लिखा है टुडे इज़ क्लाउडी, आज बादल छाए हुए हैं, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। बट यस्टरडे, लेकिन कल जो था, द सन डैश, तो देखो यस्टरडे कल सूरज निकला था, तो यस्टरडे अगर लगा होगा तो यस्टरडे के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट होगी पक्का। तो ये वाला सोन तो होगा नहीं वहाँ पे, ठीक है ना।
सोन ये वाला SHOWN में तो सो दिखाने वाला होता है, जिसे हम कोई चीज़ दिखाते हैं उसके लिए, साइन का नहीं है। ये जो सोन है किसका है, किसकी थर्ड फॉर्म पता है, सो की थर्ड फॉर्म होती है। और ये जो सोन है वो किसकी है, साइन की थर्ड फॉर्म है। ठीक है ना, धोखा मत खाना। ये सूरज क्या करता है, साइन करता है, ये वाला साइन चमकता है, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी, सोन होगी। तो साइन सोन सोन ये वाली लगती है, तो चौथी वाली लगेगी, ये सोन होगा। और सूरज बर्नड या फ्लेम्ड नहीं, सूरज जलता है तो उसको बर्निंग वाला सूरज, बर्निंग या फ्लेमिंग वाला नहीं होता, ये क्या होता है, चमकने वाला होता है। आप धरती पे रह कर के सूरज देखोगे तो जलता नहीं, चमकता है। तो साइन सोन सोन होगा, ये वाला होता है, चौथा वाला होगा। आगे आ जाओ आपके क्वेश्चन नंबर 20 में। तो 20 में क्या करना है, देखो यहाँ नो एरर लिखा हुआ है, तो अब समझ ही जाओ कि क्या करना है कि नहीं। चलो पढ़ लेते हैं। लिखा है द ग्राइफेंडर्स, तो ग्राइफेंडर्स ट्रूप्ड बैकअप। द ग्राइफेंडर्स ये प्लूरल नाउन है, ट्रूप्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सिंगुलर प्लूरल का कोई मतलब ही नहीं हुआ। ट्रूप्ड बैकअप टू द कैसल। अच्छा, आगे लिखा है कि नन ऑफ देम, उनमें से एक भी नहीं, टॉकिंग। अच्छा, आगे लिखा है कि इट हैव बीन एनदर लॉन्ग डे, एक दूसरा लंबा दिन था। इट हैव बीन, देखो भैया ये इट क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ हैव लगा दोगे तो गलती यही होगी, हैज होगा। क्लियर ना। तो या तो इट हैड बीन करो, क्योंकि कहानी पास्ट में है, ट्रूप्ड जा रही है कहाँ, पास्ट में। तो सेना लेके ये लोग गए थे, ट्रूप सेना की टुकड़ी को कह रहे हैं। तो चूँकि ये पास्ट में है तो इट हैव बीन ही ना लगाओ, इसकी जगह पर इम्प्रूवमेंट करना होता तो हम क्या लगाते, हैड बीन लगाते। और गलती ढूंढना हो तो इट के साथ हैव लगना, सिंगुलर के साथ प्लूरल लगना ही गलत हो गया, आपकी कहानी यहीं पे बन जाएगी। तो कौन सा आंसर होगा, इट हैव बीन गलत हो गया। ठीक है, गलत तो हो गया, इट के साथ हैव लगाना ही। लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट करना होता तो क्या करते, इट हैव बीन लगा, इट हैज़ बीन लगाते या इट हैड बीन। अगर हैज़ बीन हैड बीन दोनों दे देता तो आपको हैड बीन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कहानी पास्ट में है। ठीक है, अब आगे चलो। तो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक क्या होता है ये आप लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है, एक पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ो। क्लियर, चलो पहले पढ़ लेते हैं। उसमें 5 खाली जगहें होंगी, उनको आपको भरना होगा। ठीक है, स्टार्ट करो। लिखा इन 700 BC, मतलब 700 ईस्वी की बात है। ग्रीक पोएट हेसियड, एक ग्रीक के पोएट थे, हेसियड नाम था उनका। डैश इन्होंने किया थियोगोनी और वर्क एंड डेज, ये इन्होंने, अब पोएट हैं तो ये क्या किए होंगे, अगर ये पोएट हैं और ये इनकी 2 किताबों के नाम हैं तो इसका मतलब इन्होंने इसको लिखा होगा, कंपोज किया होगा। तो कंपोज्ड यहाँ रोट, ये 2 चीज़ें होंगी। ठीक है, यहाँ पे करीब करीब अंदाज़ा लग गया, यहाँ पोएट नाम लिख ही दिया, किताबों का नाम लिख दिया तो क्लियर हो गया। इन दीज माइथोलॉजीज, इन दोनों माइथोलॉजीज में क्या क्या है कि एटलस वाज अ टाइटन। इसमें ये बताया गया है कि जो एटलस है, एटलस एक इमेज देखिए होगा, अच्छा भी दिखा, थोड़ा इसको पढ़ लो फिर मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। एटलस वाज अ टाइटन, जो एटलस थे, एटलस टाइटन थे। एक टाइटन कौन होते हैं, पहले धरती पर टाइटन्स सेमी गॉड की तरह से मान लो, ये भी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, धरती और आकाश के पुत्र माने जाते हैं ये टाइटन्स। ठीक है, तो 12 उनके बेटे थे और 6 उनकी बेटियां थीं। ठीक है, तो ये थे 18 टाइटन्स थे, उनमें से एक एटलस भी थे। तो एटलस क्या है, ये सब ग्रीक माइथोलॉजी है भाई। तो एटलस क्या थे, एटलस एक टाइटन थे। डैश इनॉर्मस स्ट्रेंथ, मतलब क्या हुआ, उनके पास बहुत ताकत थी, एटलस के पास बहुत ताकत थी, एक मतलब उतना इनॉर्मस स्ट्रेंथ थी उनके अंदर। ही अलॉन्ग विद अदर टाइटन्स, वो दूसरे टाइटन्स के साथ डैश द गॉड्स ऑफ माउंट ओलंपस, तो जो ओलंपस पर्वत है उनके देवता जो हैं, तो माउंट ओलंपस के जो गॉड हैं उनको इन्होंने क्या कर दिया, उनसे युद्ध किया होगा। ठीक है, वाइल द अदर टाइटन्स वर बेनिश्ड, दूसरे टाइटन्स जो थे उनको निकाल दिया गया था, कहाँ, टार्टर्स। ठीक है, टार्टरस उनको भेज दिया। बेनिश मतलब क्या हुआ, उनको देश निकाला दे दिया गया, तड़ी पार कर दिया गया। ठीक है, जब उन्होंने ओलंपस के देवता को चैलेंज किया, उनसे युद्ध किया,
तो दूसरे टाइटन्स को क्या कर दिया गया, टार्टरस निकाल दिया गया था आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय गॉड जीएस। ओलंपस के देवता का नाम क्या है, जीएस। इन्होंने हरा दिया तो बाकी सारे टाइटन्स को निकाल दिया उन्होंने, टार्टरस भेज दिया एज रिट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद एटलस जो है, केवल यही एटलस को क्या कर दिया, वाज फोर्स्ड टू कैरी द अर्थ, ठीक है। और एटलस को क्या किया गया, फोर्स मतलब उनको मजबूर किया गया, दबाव डाला उनके ऊपर, कैरी द अर्थ एंड द स्काई फॉर एन इटर्निटी, कि वो धरती को और आसमान को अपने कंधे पर लाद करके लेके जाए, मतलब इटर्निटी का मतलब अनंत काल तक उन्हें धरती को अपने कंधे पर लादे रहना होगा। कैरी मतलब आपको ढोना पड़ेगा अर्थ को, कहाँ तक, इटर्निटी, अनंत काल तक आप धरती को अपने कंधे पर लिए रहोगे। अच्छा, यही होता है ना इन डिपिक्शंस ऑफ एटलस। तो कहीं भी जब एटलस का चित्र, एटलस दिखता है, जब भी कभी एटलस छपता है तो उसमें क्या होता है, जो एटलस का चित्र बना हुआ है ऑब्वियसली कार्व्ड बाय ह्यूमन बेस्ड ऑन मिथ्स, तो जितने भी इनके चित्र बने हैं वो इंसानों ने बनाए हैं, चित्रकारों ने बनाए हैं, बेस्ड ऑन द मिथ, इसी मिथ पर बेस्ड। और ही इज सोल, और एटलस को दिखाया जाता है एज अ स्टूप्ड फिगर, मतलब झुके हुए होंगे, ठीक है। और कैरिंग द डैश, और उनके पीठ पर क्या होगा, अर्थ होगा, ऑन हिज शोल्डर्स, ठीक है। और आगे लिखा है कि बिकॉज ऑफ हिज एसोसिएशन विद ग्लोब, चूँकि ग्लोब के साथ उनका, ग्लोब को मतलब धरती हुई ना, तो ग्लोब के साथ उनका जो संबंध था, मैप बिगेन टू बी डेकोरेटेड विद द इमेज ऑफ एटलस। तो जो मैप वगैरह होते हैं आज के, उनमें एटलस की इमेज ज़रूर लगी होती है। तो अब देखना चाहोगे एटलस की इमेज, इसमें देखो एटलस नीचे है, एटलस की पीठ पर क्या है, अर्थ, ग्लोब लदी हुई है, ठीक है ना। तो यही इनको मजबूर किया गया था, ओलंपस के देवता जीएस ने इनको यही सज़ा दी थी कि आप हमेशा के लिए, सदा के लिए अपनी पीठ पर अर्थ को या ग्लोब को लिए रहोगे, ठीक है। तो चलो अब भरते हैं हम लोग एक एक करके। तो इसमें पहला ऑप्शन देखो, इसमें कर क्या रहे हैं, पहले वाले ऑप्शन में एक पोएट है ये, ठीक है ना। एक पोएट ने, पढ़ के देखो, एक पोएट है हेसियोड, उन्होंने ये दोनों किताबें क्या की, डैश की, ठीक है। तो चलो देखो क्या होगा, उन्होंने ये किताबें डैश की। अभी इसमें पहले वाले फिलर में आ जाओ, नंबर 1 में, उन्होंने ये किताबें क्या की, किताबें रोट की कि विल राइट। भैया देखो, विल राइट फ्यूचर में नहीं लिखेंगे, पास्ट की बात है, राइट्स प्रेजेंट हो जाएगा, हैड रिटन पास्ट हो जाएगा, विल राइट पास्ट फ्यूचर हो जाएगा। तो अब बताओ रोट या हैड रिटन, तो पूरी कहानी पास्ट इंडेफिनिट में लिखी है, कोई भी चीज़ परफेक्ट में नहीं है, तो हैड रिटन नहीं होगा, पास्ट में क्या करोगे, रोट होगा। पूरी की पूरी कहानी, लड़ाई वड़ाई, चैलेंज वैलेंज सब पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है। चलो तो दूसरे फिलर में देखो क्या लगाना, एट है, ऑफ है, फ्रॉम है, इन है, ठीक, याद रखना जरा अपने दिमाग में। तो अब आ जाओ, ये दूसरा वाले फिलर में क्या है, देखो यहाँ पे क्या लगा है कि एटलस वाज अ टाइटन, एटलस एक टाइटन थे, डैश इनॉर्मस स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा ताकत थी इनके अंदर, तो टाइटन ऑफ इनॉर्मस स्ट्रेंथ देख लेना, द टाइटन डैश इनॉर्मस स्ट्रेंथ, ठीक, द टाइटन डैश इनॉर्मस स्ट्रेंथ। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, द टाइटन एट इनॉर्मस स्ट्रेंथ नहीं, द टाइटन ऑफ इनॉर्मस स्ट्रेंथ, यस, द टाइटन फ्रॉम इनॉर्मस स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं, द टाइटन इन इनॉर्मस स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं, ऑफ लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आओ, ठीक, नेक्स्ट में ये थर्ड नंबर वाले में है। तो टाइटन ने क्या किया था, यहाँ देखो, इन्होंने यहाँ थर्ड नंबर वाले पे मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ, ये दिया हुआ है। तो यहाँ लिखा है कि ही अलॉन्ग विद अदर टाइटन्स डैश द गॉड्स ऑफ माउंट ओलंपस, तो इन्होंने और दूसरे टाइटन्स ने माउंट ओलंपस के देवता को, जीएस को क्या किया, और उसके बाद ये लोग युद्ध में हारे। तो क्या किया होगा, चलो क्या किया होगा, चैलेंज किया होगा, यस ये ठीक लग रहा है। कोरोबोरेटेड का मतलब क्या हुआ, मतलब उनका अफर्म किया, अफर्म का मतलब एक तरह से सहमति दी, मतलब स्वीकार किया, एक्सेप्ट करना कह सकते हो, या जैसे ये प्रूफ करना कि ये सही होता है, एंडोर्स कहते हो ना, सहमति प्रदान करना। तो सीधे लड़ाई हुई है उन दोनों लोगों की, उसके बाद ये हारे हैं और निकाले गए हैं, तो कोरोबोरेट तो करेंगे नहीं। अब कोलेबोरेट मतलब सहयोग देना, सहयोग तो यहाँ हो ही नहीं सकता,
ठीक है, क्लेम भी नहीं किया, सीधे क्या हुआ, उन्होंने उनसे लड़ाई की थी, चैलेंज किया था उनको। चौथे नंबर पे आ जाओ। चौथे नंबर पे क्या, अनलाइक है, इनफैक्ट है, डिस्पाइट है, हाउएवर है। तो पहले ऑप्शन देखो, पहले उसको सेंटेंस को पढ़ के देखो कि यहाँ पे क्या लगाना है। ठीक है, ये हार गए तो इन सब लोगों को निकाल दिया गया, जीएस ने उनको निकाल दिया था। एटलस वाज फोर्स्ड टू कैरी द अर्थ एंड द स्काई फॉर एन इटर्निटी। एटलस को मजबूर किया गया था कि आप हमेशा हमेशा के लिए अर्थ को और स्काई को अपने कंधे पर लेकर ढोगे। तो ये एटलस के बाद जाए। अब यहाँ पे देखो, बाकी सारे एटलसेस को निकाल दिया जा रहा है और इनको क्या किया जा रहा है, इनको धरती को ढोने के लिए कर दिया गया। तो इसका मतलब यहाँ पे निर्णय में क्या हो रहा है, उल्टापन जा रहा है। उधर उनको सबको निकाल दिया गया, जहाँ एक और उन सबको निकाल दिया गया, वहीं इनको अर्थ को अपनी पीठ पर कैरी करने के लिए कहा गया। तो यहाँ पे क्या लगाएगा, विरोध में हाउएवर, यद्यपि, हालांकि। हालांकि क्या हो गया, हाउएवर लगा लो। तो ये हाउएवर वाला है। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ क्या लगाओगे, डिस्पाइट नहीं, ये अनलाइक और इनफैक्ट नहीं होगा, डिस्पाइट भी नहीं होगा, क्या लगेगा, हाउएवर। हालांकि इनको कहा गया कि अर्थ को आप जिंदगी भर के लिए अपने पीठ पर कैरी करो। अगले वाले में देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ यूनिवर्स है, हेवेंस है, सीज है, ग्लोब है। तो इनको किसके साथ रिलेट किया जाता है, फिफ्थ नंबर वाला देखो जरा, फिफ्थ नंबर वाला, ये क्लियर कर दिया मैंने। यहाँ देखो, तो जो एटलस है उनको क्या हुआ, जब भी इनका चित्र बनाया जाता है, ह्यूमन ने चित्र बनाया उनका, तो ही इज सोन, देखो ये सो की थर्ड फॉर्म वही वाली है, ही इज सोन एज द स्टूप्ड फिगर, एक झुके, उनकी तस्वीर अभी मैंने दिखाई थी आपको, झुके हुए रहते हैं। कैरिंग द डैश ऑन हिज शोल्डर, तो अपने कंधों पर क्या लिए हुए रहते हैं, क्या लिए हैं। अब देखो यहाँ पे नीचे ग्लोब लिखा भी हुआ है ना, हिज एसोसिएशन विद ग्लोब, तो उनका ग्लोब के साथ एसोसिएशन था, तो ये अपने कंधे पर क्या लिए होंगे। दो ऑप्शन बच रहे हैं, या धरती और आसमान को, स्काई एंड अर्थ को, या फिर ग्लोब लिखा होगा। तो जो ऑप्शन मिल जाए, स्काई या अर्थ मिल जाए या ग्लोब मिल जाए। तो यहाँ यूनिवर्स लगेगा नहीं, हेवन लगेगा नहीं, सीज लगेगा नहीं, क्या होगा, स्काई एंड अर्थ दिया नहीं है तो ग्लोब लगाओगे। तो अपनी पीठ पर ग्लोब को लेकर के वो हमेशा कैरी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चन, किसके, ये सेट नंबर 13 के 25 क्वेश्चन हो गए। और आज डे कौन था, तो कौन सा था, तो 9 ना, तो ये 9 मई का पेपर है। क्लियर, तो ऐसे ही एक एक करके हम लोग बढ़ते चलेंगे। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, ये सेशन अब यहीं पर वाइंड अप होता है। आप लोग इस सेशन को शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, खुद भी एंजॉय करिए। और हाँ, डेली एक मॉक टेस्ट लगाते रहिए, तैयारी पर लगातार जम के जुटे रहिए। बड़ों का आशीर्वाद साथ में होगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी, सफलता आपके हाथ में होगी। फिर उसके बाद लाइफ को एंजॉय करिएगा। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।